रात के 11:30 बज रहे हैं। फोन की स्क्रीन पे मैसेज में 2 ब्लू टिक आ चुके हैं। हाँ। जिसका सीधा मतलब है कि मैसेज पढ़ लिया गया है। अब 10 मिनट बीत जाते हैं और कोई रिप्लाई नहीं आता। और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। बिल्कुल। अचानक से दिल की धड़कन तेज होने लगती है, पेट में एक अजीब सी ऐंठन सी महसूस होती है और नींद तो नींद तो आंखों से गायब ही हो जाती है। हाँ। और आम बोलचाल की भाषा में लोग इसे क्या कहते हैं? किसी की बहुत ज्यादा परवाह करना या फिर सच्चे प्यार की तड़प। सही कहा। लेकिन विज्ञान और मनोविज्ञान की भाषा में इसे कुछ और ही कहते हैं। इसे कहते हैं नर्वस सिस्टम का हाईजैक हो जाना। एकदम सटीक शब्द है, हाईजैक। हाँ। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा उद्देश्य यही है, हम प्यार और भावनात्मक निर्भरता यानी जिसे हम इमोशनल डिपेंडेंसी कहते हैं, उसके बीच के उस बहुत ही बारीक और अक्सर अनदेखे अंतर को समझने वाले हैं। जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग अक्सर इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। बिल्कुल। काउंसलर प्राजक्ता द्वारा साझा किए गए मनोवैज्ञानिक नोट्स और शोध के आधार पर हम आज ये डिकोड करेंगे कि क्यों अक्सर इंसान अपनी ही खुशी के लिए किसी और का मोहताज हो जाता है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। मतलब सोचिए, जब किसी इंसान की खुशी, उसका मूड या यहाँ तक कि उसके पूरे दिन का अच्छा या बुरा होना किसी दूसरे इंसान के व्यवहार पर निर्भर करने लगे, तो ये कैसा है? ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है ना? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने अपने नर्वस सिस्टम का, अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में सौंप दिया हो। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये, रिमोट कंट्रोल। हाँ, मतलब उसने एक बटन दबाया तो आप खुश, उसने इग्नोर करने वाला बटन दबाया तो आप एकदम से पैनिक में आ गए। और पता है, ये रिमोट कंट्रोल वाली बात इस मानसिक स्थिति की गंभीरता को बहुत स्पष्टता से दर्शाती है। दिलचस्प बात यह है कि हमारे समाज में अक्सर इस बेचैनी को, इस तड़प को बहुत ही रोमांटिसाइज किया जाता है। ओहो, बिल्कुल। फिल्मों में, गानों में। हाँ, लोग इसे एक साधारण मानवीय कमजोरी या फिर सच्चे प्यार की गहराई मान लेते हैं कि देखो वो उसके लिए कितना तड़प रहा है। जैसे वही तो असली प्यार है। लेकिन अगर इसे न्यूरोबायोलॉजी और मनोविज्ञान के चश्मे से देखा जाए ना, तो ये कोई रोमानी एहसास बिल्कुल नहीं है। तो फिर असल में ये क्या है? ये एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है। ये दिमाग में बना हुआ एक ऐसा पैटर्न है जो धीरे धीरे इंसान की पूरी भावनात्मक आजादी छीन लेता है। बाप रे, आजादी छीन लेता है? बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा में हम सिर्फ इस समस्या के ऊपरी लक्षणों पर बात नहीं करेंगे, हम इसके पीछे के विज्ञान को समझेंगे कि आखिर दिमाग इस तरह से काम क्यों करता है। और सबसे जरूरी बात, इस पैटर्न को वैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीकों से कैसे तोड़ा जा सकता है, उस पर भी हम आएंगे। हाँ, समाधान बहुत जरूरी है। तो इसी रिमोट कंट्रोल वाले विचार को अगर हम थोड़ा और विस्तार दें, सवाल ये उठता है कि असल में ये रिमोट कंट्रोल काम कैसे करता है? और ये पूरा खेल इतना भ्रामक क्यों है कि इंसान इसे प्यार समझ बैठता है। प्राजक्ता के नोट्स में भावनात्मक निर्भरता की जो परिभाषा दी गई है, वो सच में काफी हद तक आंखें खोलने वाली है। बिल्कुल, उस परिभाषा में बहुत स्पष्टता है। हाँ, उसमें साफ लिखा है कि जब किसी इंसान की आंतरिक शांति, उसकी सेल्फ वर्थ यानी खुद की अहमियत का एहसास पूरी तरह से किसी बाहरी व्यक्ति के एक्शन पर टिक जाए, तो वो प्यार नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उदाहरण के लिए, सामने वाले का एक छोटा सा मैसेज आपके पूरे दिन की ऊर्जा बन जाता है और उसका थोड़ा सा भी रूखापन आपकी सबसे बड़ी एंजाइटी का कारण बन जाता है। और ये पैटर्न काउंसलिंग रूम्स में कितनी बार देखने को मिलता है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। सच में, मतलब लोग इसी समस्या के साथ आते हैं। हाँ, अक्सर कई लोग इस बात को लेकर आते हैं कि मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरा पार्टनर मुझे अहमियत नहीं देगा। अच्छा। वो मेरी बुनियादी जरूरतों या भावनाओं की परवाह नहीं करता, फिर भी मैं खुद को उससे बात करने या उसकी अटेंशन पाने की कोशिश करने से रोक नहीं पाता। ओहो, रोक नहीं पाता। ये जो शब्द है ना, रोक नहीं पाना, यही पूरी समस्या का केंद्र है। ये साफ दर्शाता है कि उस इंसान का अपना आंतरिक नियंत्रण खत्म हो चुका है। उनका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से एक्सटर्नली कंट्रोल्ड हो चुका है, यानी बाहरी दुनिया उसे चला रही है। पर एक सेकंड, यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगी, या यूं कहूं कि मुझे इसमें थोड़ा और स्पष्टीकरण चाहिए। हाँ, बिल्कुल पूछिए। जब कोई किसी के साथ एक गहरे भावनात्मक रिश्ते में होता है, तो क्या उस इंसान का आप पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ना एक बहुत ही स्वाभाविक बात नहीं है? मतलब हम इंसान हैं, कोई पत्थर तो है नहीं। अगर आपका पार्टनर परेशान है तो आप भी परेशान होंगे, अगर वो खुश है तो उसे देखकर खुशी होगी। सही बात है।
रिश्ते में एक दूसरे के मूड से प्रभावित होना तो बहुत सामान्य है ना। हाँ। तो फिर एक सामान्य अटैचमेंट और एक खतरनाक डिपेंडेंसी के बीच वो लकीर आखिर कहाँ और कैसे खींची जाती है? ये एक बेहद जरूरी सवाल है और इसका जवाब इंसान के आंतरिक संतुलन में छिपा है। देखिए, प्रभावित होना बिल्कुल सामान्य है। हाँ। जिनसे हम गहराई से जुड़ते हैं, उनकी भावनाओं की लहरें हम तक पहुंचती ही हैं। लेकिन वो लकीर वहां खिंचती है जब वो प्रभाव आपकी पूरी की पूरी पहचान और आपकी मानसिक शांति को ही निगल जाए। अच्छा, मतलब जब आपका अपना वजूद ही हिल जाए। बिल्कुल। प्यार में सहानुभूति होती है। अगर पार्टनर उदास है तो इंसान उसके साथ खड़ा होता है, उसकी मदद करता है, लेकिन वो खुद अंदर से टूटकर नहीं बिखरता। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। इसके विपरीत डिपेंडेंसी में नर्वस सिस्टम पूरी तरह से हाईजैक हो जाता है। अगर पार्टनर के एक रिप्लाई ना करने से पैनिक अटैक जैसी स्थिति पैदा हो जाए। मनोवैज्ञानिक का संतुलन है। यानी प्यार में एक इंसान अपनी जमीन पर मजबूती से खड़ा रहकर दूसरे का हाथ थामता है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। जबकि डिपेंडेंसी में इंसान पूरी तरह से दूसरे इंसान के सहारे ही टिका होता है। मतलब प्यार में दो लोग एक साथ खड़े होते हैं और डिपेंडेंसी में एक इंसान दूसरे पर पूरी तरह से लदा हुआ होता है। ये तो बहुत ही स्पष्ट अंतर हो गया। हाँ, और यही समझना सबसे जरूरी है। अब चूंकि ये गहरा असंतुलन है, तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये स्थिति पैदा कैसे होती है। कोई भी इंसान अचानक से एक दिन सोकर उठता है और इतना निर्भर तो नहीं हो जाता। नहीं, ऐसा रातों रात बिल्कुल नहीं होता। हाँ, तो शोध और नोट्स का गहराई से अध्ययन करने पर यह समझ आता है कि इस कंडीशनिंग की जड़ें काफी गहरी हैं। इसमें 3 मुख्य कारण बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला और बहुत बड़ा कारण लो सेल्फ वर्थ यानी आत्मसम्मान या खुद की अहमियत का कम होना बताया गया है। लो सेल्फ वर्थ इस पूरी समस्या की सबसे बुनियादी ईंट है। मैं तो कहूंगा ये पूरी इमारत ही इसी पर खड़ी है। वो कैसे? ये वो मानसिक स्थिति है जहां एक इंसान को अवचेतन स्तर पर, सबकॉन्शियस लेवल पर लगातार ये महसूस होता रहता है कि मैं अपने आप में काफी नहीं हूं। मैं काफी नहीं हूं, ये बहुत दर्दनाक है। हाँ, उन्हें अंदर से ये यकीन होता है कि प्यार या सम्मान पाने के लिए उन्हें लगातार खुद को साबित करना होगा या फिर हमेशा सामने वाले को खुश रखना होगा। और इसी वजह से शायद वे अपनी जरूरतें मार देते हैं। बिल्कुल, इसी कमी की वजह से उनके अंदर बाहरी वैलिडेशन यानी दूसरों से मिलने वाली स्वीकृति की भूख बहुत बढ़ जाती है। उन्हें हर वक्त किसी दूसरे इंसान के अप्रूवल की जरूरत होती है, सिर्फ ये महसूस करने के लिए कि वो प्यार के काबिल हैं। सही कहा। अगर सामने वाला तारीफ कर दे तो वो एकदम आसमान में उड़ने लगते हैं, और अगर वो थोड़ा भी दूर चला जाए तो उन्हें लगता है कि उनके अंदर ही कोई खोट है। वे खुद को ही दोष देने लगते हैं। तो असल में वे अपनी अहमियत का सर्टिफिकेट किसी और के हाथों से मांग रहे हैं। जब खुद पर यकीन नहीं होता तो इंसान चाहता है कि कोई और उसे बताए कि वो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और ये बात बहुत ही तार्किक रूप से हमें दूसरे मनोवैज्ञानिक पहलू की तरफ ले जाती है, जिसे नोट्स में एंग्शियस अटैचमेंट पैटर्न कहा गया है। हाँ, एंग्शियस अटैचमेंट। इसमें ये बहुत गहराई से बताया गया है कि जब इंसान को अपनी वैल्यू पर ही शक होता है तो वो किसी भी कनेक्शन या रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा तड़पने लगता है। ऐसे लोग रिश्तों में बहुत तेजी से जुड़ते हैं, हर छोटी बात की ओवर थिंकिंग करते हैं और उन्हें हर पल रिजेक्शन का यानी ठुकराए जाने का एक गहरा खौफ सताता रहता है। और पता है, इस खौफ के पीछे का विज्ञान बहुत ही दिलचस्प है। अच्छा। हाँ, ये एंग्शियस अटैचमेंट अक्सर बचपन के अनुभवों या पिछले रिश्तों से जन्म लेता है, जहां प्यार या तो बहुत अनिश्चित था या फिर शर्तों पर मिलता था। मतलब कभी मिला कभी नहीं मिला। बिल्कुल। और इसका सीधा असर हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम पर पड़ता है। जब पार्टनर रिप्लाई करता है तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जो कि एक फील गुड हार्मोन है। हाँ, जिससे एक क्षणिक सुकून मिलता है। लेकिन जब रिप्लाई नहीं आता तो वही डोपामाइन अचानक से गिर जाता है और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल बढ़ने लगता है। बाप रे। ये बिल्कुल एक कसिनो में स्लॉट मशीन खेलने जैसा है। ओहो स्लॉट मशीन। हाँ, कभी आपको इनाम मिलता है, कभी नहीं मिलता। और ये जो अनिश्चितता है ना, ये दिमाग को और भी ज्यादा लत का शिकार बना देती है। क्योंकि आप अगली जीत का इंतजार कर रहे होते हैं। बिल्कुल। इंसान उस डोपामाइन हिट के लिए तड़पता है और यही वजह है कि वो बार बार अपना फोन चेक करता है, बार बार मैसेज देखता है। ये डोपामाइन और स्लॉट मशीन वाला उदाहरण बहुत ही शक्तिशाली है। मतलब ये स्पष्ट करता है कि इंसान असल में प्यार के पीछे नहीं भाग रहा है। नहीं, वो तो उस केमिकल रिलीज के पीछे भाग रहा है। बिल्कुल सही। और यही लत इंसान को उस तीसरी स्थिति में धकेल देती है जो मेरे हिसाब से शायद सबसे खतरनाक है। और वो है लैक ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। हाँ, निजी पहचान का पूरी तरह से अभाव,
जब जीवन में अपने खुद के कोई ठोस लक्ष्य नहीं होते, कोई गहरा शौक नहीं होता या अपनी कोई स्पष्ट पहचान नहीं होती, तो इंसान उस रिश्ते को ही अपनी पूरी पहचान बना लेता है। बिल्कुल। इस बात पर विचार करते हुए मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आ रही है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी घर का निर्माण हो रहा हो, लेकिन उस घर की अपनी कोई नींव ही न हो और उस घर को खड़ा रखने के लिए सारा का सारा वजन पड़ोसी की मजबूत दीवार पर टिका दिया गया हो। बहुत खूब। अब जब तक वो पड़ोसी की दीवार अपनी जगह खड़ी है, ये बिना नींव वाला घर भी सुरक्षित दिखता है। हाँ, बाहर से सब ठीक लगता है। लेकिन सोचिए, जिस दिन पड़ोसी ने अपनी दीवार को जरा सा भी हिलाया या उसे हटाने का फैसला किया, तो ये बिना नींव वाला घर तो एक झटके में मलबे में तब्दील हो जाएगा ना। ये एनालॉजी मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर पूरी तरह से खरी उतरती है। जहां इंसान की अपनी निजी पहचान यानी उसके अपने जीवन की नींव कमजोर या नदारद होती है, वहां दूसरों पर निर्भरता का जो ढांचा है वो उतना ही बड़ा और खतरनाक हो जाता है। देखिए, एक स्वस्थ जीवन में रिश्ते का काम आपकी जिंदगी में कुछ खूबसूरत जोड़ना होता है, आपकी खुशी को बढ़ाना होता है। रिश्ता आपकी पूरी जिंदगी नहीं हो सकता। बिल्कुल, वो जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। सही बात है। जब किसी के पास रिश्ते के दायरे से बाहर कोई जिंदगी नहीं होती, अपना कोई दोस्तों का सर्कल नहीं होता, तो वो इंसान उस रिश्ते से इस कदर चिपक जाता है कि सामने वाले का दम घुटने लगता है। और इस पूरी प्रक्रिया में वो इंसान अपनी खुद की आजादी और अपना वजूद पूरी तरह से खो बैठता है। एकदम सही। तो अब तक की चर्चा में ये तो पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि समस्या क्या है, ये कैसे काम करती है और इसके पीछे का न्यूरोविज्ञान क्या है। हमें वो कमजोर नींव वाली बात समझ आ गई और वो स्लॉट मशीन वाला डोपामिन इफेक्ट भी समझ आ गया। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस निर्भरता की इस भारी जंजीर को आखिर तोड़ा कैसे जाए। यही सबसे अहम हिस्सा है। हाँ, अगर किसी इंसान को ये एहसास हो जाए कि वो इस पैटर्न में बुरी तरह फंस चुका है, तो वो इस नींव को अपने दम पर कैसे मजबूत कर सकता है। प्राजक्ता के नोट्स में जो समाधान और तकनीकें बताई गई हैं वे बहुत ही व्यवहारिक हैं। इसमें सबसे पहली तकनीक है इंटरनल रेगुलेशन, यानी अपनी भावनाओं को आंतरिक रूप से नियंत्रित करना सीखना। आंतरिक नियंत्रण या इंटरनल रेगुलेशन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे पहला और यकीनन सबसे चुनौतीपूर्ण कदम है। चुनौतीपूर्ण क्यों? क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी कोई बाहरी ट्रिगर मिले तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय खुद को संभालने की क्षमता विकसित करना, जो कि आसान नहीं होता। उदाहरण के लिए वही स्थिति लेते हैं जहां मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। हाँ, एक इमोशनली डिपेंडेंट अवस्था में इंसान का पहला रिएक्शन क्या होता है? पैनिक करना, 10 और मैसेज भेज देना या खुद को कोसना। बिल्कुल, इंसान एकदम बौखला जाता है। लेकिन यहां मनोविज्ञान सुझाव देता है पॉज लेने का, यानी रुकने का। हाँ, उस पैनिक वाले क्षण में एक ठहराव लाना, प्रतिक्रिया देने से पहले अपने शरीर और अपने नर्वस सिस्टम को शांत करना। और इस ठहराव को लाने के लिए नोट्स में एक बहुत ही खास तकनीक का जिक्र है, 4-4-6 डीप ब्रीदिंग पैटर्न। बहुत ही असरदार तकनीक है ये। मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो मैं सोच रही थी कि मतलब एंग्जाइटी के बीच ये करना कितना मुश्किल होता होगा। इसमें 4 सेकंड के लिए गहरी सांस अंदर लेनी होती है। हाँ। फिर 4 सेकंड के लिए उस सांस को रोक कर रखना होता है और फिर 6 सेकंड में उसे धीरे धीरे मुंह से बाहर छोड़ना होता है। बिल्कुल सही। जब कोई इंसान घबराहट में हो तो सांस को 4 सेकंड तक रोकना बहुत ही बेचैन करने वाला लग सकता है, लेकिन ये शायद शारीरिक रूप से हार्ट रेट को कम करने के लिए किया जाता है ना। इसके पीछे पूरी तरह से शरीर विज्ञान काम करता है। जब इंसान इस 4-4-6 पैटर्न में सांस लेता है और विशेष रूप से जब सांस छोड़ने की अवधि सांस लेने की अवधि से लंबी होती है, तो यह हमारे शरीर की वेगस नर्व को उत्तेजित करता है। वेगस नर्व? हाँ, ये नर्वस सिस्टम को एक बायोलॉजिकल सिग्नल भेजता है कि आसपास कोई खतरा नहीं है, तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। ओहो, मतलब हम अपने दिमाग को हैक कर रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल। इससे हार्ट रेट तुरंत नीचे आने लगता है और स्ट्रेस हार्मोन का स्तर गिरता है। इसके साथ ही नोट्स में एक और बहुत ही प्रभावी तरीका बताया गया है, जर्नलिंग का। हाँ, जर्नलिंग। घबराहट के समय खुद से ये पूछना कि मुझे इस वक्त वास्तव में क्या महसूस हो रहा है, और उसे बस कागज पर लिख देना। इससे क्या होता है? यह अभ्यास इंसान को अपनी ही भावनाओं को एक तीसरे व्यक्ति यानी एक बाहरी दर्शक की तरह देखने में मदद करता है। जब भावनाएं कागज पर उतरती हैं तो उनका असर दिमाग पर अपने आप कम होने लगता है। और जैसे ही कोई ये रेगुलेशन सीख लेता है, उसका वो जो रिमोट कंट्रोल था ना, वो धीरे धीरे उसके अपने हाथों में वापस आने लगता है। वाह,
ये तो हुई उस विशिष्ट क्षण की बात जब एंजाइटी का हमला होता है, एक तरह का फर्स्ट एड कह सकते हैं इसे। हाँ, फर्स्ट एड। लेकिन इसके बाद जो अगला कदम है वो एक गहरी और लंबी प्रक्रिया है। इसे नाम दिया गया है बिल्ड सेल्फ रिलेशनशिप, यानी खुद के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना। अक्सर आजकल सेल्फ लव का जो कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो गया है, उसमें लोग क्या करते हैं, महंगे स्पा चले जाते हैं, बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं या कोई सोलो ट्रिप पे निकल जाते हैं। हाँ, सोशल मीडिया पर तो यही दिखता है। लेकिन यहाँ जिस सेल्फ लव की बात की गई है वो बहुत अलग है। ये सिर्फ खुद को पैम्पर करना नहीं है, बल्कि अपनी कमियों के साथ खुद को स्वीकार करना और खुद के लिए इमोशनली अवेलेबल यानी भावनात्मक रूप से उपलब्ध होना है। ये एक बहुत ही अहम फर्क है। खुद के लिए उपलब्ध होने का मतलब है अपनी भावनाओं से भागने के बजाय उनके साथ बैठना। इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, रोजाना 15 मिनट का मी टाइम। मी टाइम। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई साधारण मी टाइम नहीं है। इसमें किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। कोई स्मार्टफोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई किताब भी नहीं। बाप रे, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, सिर्फ वो इंसान और उसके अपने विचार। इस समय के दौरान एक इमोशनल चेक इन करना होता है, खुद से ये पूछना कि मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूं। और साथ ही कुछ सकारात्मक सेल्फ वैलिडेशन स्टेटमेंट्स का उपयोग करना होता है, जैसे मैं अपने आप में पूर्ण हूं, मैं सुरक्षित हूं। इस अध्ययन में एक बहुत ही प्रेरणादायक केस स्टडी भी है। एक क्लाइंट ने अपनी भारी एंजाइटी को कम करने के लिए सिर्फ एक यही छोटा सा बदलाव किया। अच्छा। हाँ, वो रोजाना बिना किसी फोन के 15 मिनट अकेले बैठने लगी। और ये चौंकाने वाली बात है कि सिर्फ 3 हफ्तों के निरंतर अभ्यास से उसकी एंजाइटी के स्तर में 50% तक की भारी गिरावट आ गई। 50% की गिरावट? बिल्कुल। वो भी सिर्फ खुद के साथ 15 मिनट बैठने से। बिल्कुल। ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें, हाँ, जहां स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और वो अंतहीन रील स्क्रॉलिंग ने हमारे दिमाग को हर सेकंड एक नए डोपामाइन रिट का आदी बना दिया है। हाँ, बिल्कुल। ऐसे माहौल में बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी आवाज के 15 मिनट सिर्फ अपने ख्यालों के साथ बैठना शायद किसी भी इंसान के लिए दुनिया का सबसे डरावना काम हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है। पर सिर्फ इसलिए निर्भर होता जा रहा है क्योंकि वो असल में खुद के खालीपन और खुद की आवाज का सामना करने से बुरी तरह घबराता है। ये एक बहुत ही कड़वा और गहरा सच है। आधुनिक समाज में डिस्ट्रैक्शन एक नशा बन चुका है। लोग अपने अंदर के खालीपन, अपने अनसुलझे डरों और अपनी असुरक्षाओं से भागने के लिए लगातार बाहरी शोर का सहारा लेते हैं। जब कोई पहली बार बिना फोन के अकेले बैठता है तो उसे भयानक बेचैनी महसूस होती है। एकदम सच। इसे आप एक तरह का डोपामाइन विड्रॉल कह सकते हैं। वो सारी आवाजें, वे सारे दबे हुए इमोशंस जिन्हें शोर में दबा दिया गया था, वो अचानक से बहुत तेज और स्पष्ट सुनाई देने लगते हैं, जो कि बहुत डरावना हो सकता है। हाँ, ये प्रक्रिया शुरुआत में बहुत ही असहज और डरावनी होती है, लेकिन मनोविज्ञान ये स्पष्ट रूप से कहता है कि यही वो भट्टी है जहां से गुजरकर असली आजादी मिलती है। अगर कोई उस शुरुआती बेचैनी और घबराहट को बर्दाश्त करना सीख ले, अपनी उस असहजता से दोस्ती कर ले, तो उसे ये एहसास होता है कि उसे शांत करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए किसी बाहरी सहारे की कोई जरूरत नहीं है। वाह, वो ताकत हमेशा से उसके अपने ही अंदर मौजूद थी। क्या बात है। मतलब खुद की असहजता से भागने के बजाय उसे दोस्ती कर लेना ही आजादी की असली चाबी है। बिल्कुल। अब जब किसी ने खुद के साथ यह रिश्ता मजबूत कर लिया है, अपने अंदर के शोर को शांत करना सीख लिया है, तो इसके बाद बाहरी दुनिया और बाहरी रिश्तों की बारी आती है। अगला कदम। हाँ, ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर ले जाता है, आइडेंटिटी रिकंस्ट्रक्शन, यानी अपनी पहचान का पुनर्निर्माण करना। जी, जैसा कि हमने पहले देखा था कि अपनी निजी पहचान का न होना ही निर्भरता का सबसे बड़ा कारण था, तो अब उस पहचान को वापस खड़ा करना होगा। मनोविज्ञान का एक बहुत ही सीधा सा नियम है, एक स्वस्थ और मजबूत रिश्ता हमेशा तब बनता है जब 2 पूर्ण लोग आपस में मिलते हैं, आते हैं। लेकिन पूरी समस्या तब शुरू होती है जब 2 अधूरे लोग मिलते हैं, जो खुद को अधूरा मानते हैं। बिल्कुल। और फिर वे एक दूसरे के जरिए अपना खालीपन भरने की, खुद को पूरा करने की कोशिश करने लगते हैं। ये पूरा करने की कोशिश ही निर्भरता और घुटन को जन्म देती है। तो इस अधूरेपन को खत्म करने के लिए इंसान को खुद से कुछ बहुत ही बुनियादी और कड़े सवाल पूछने पड़ते हैं। जैसे इस विशिष्ट रिश्ते के बाहर मेरा वजूद क्या है, मेरी अपनी ताकत, मेरी अपनी कमजोरियां क्या हैं,
मुझे अकेले में क्या करना पसंद है? बहुत अच्छे सवाल हैं ये। और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी कारणवश ये रिश्ता मेरी जिंदगी में न रहे तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या होगा? जब इन सवालों के ईमानदारी से जवाब ढूंढे जाते हैं तो इंसान की अहमियत सिर्फ किसी का पार्टनर होने तक सीमित नहीं रह जाती। सही बात है। वो खुद को एक स्वतंत्र और पूर्ण व्यक्ति के रूप में देखने लगता है। और जब ये आज़ादी महसूस होती है तब इंसान उस कदम की ओर बढ़ता है जिसे हेल्दी इमोशनल बाउंड्रीज यानी स्वस्थ भावनात्मक सीमाएं तय करना कहते हैं। अब देखिए, बाउंड्रीज या सीमाएं रिश्तों के मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले शब्दों में से एक है। हाँ, लोग इसे बहुत नेगेटिव मानते हैं। बिल्कुल। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि बाउंड्री बनाने का मतलब है सामने वाले इंसान से बातचीत कम कर देना, रूखा व्यवहार करना या अपने चारों ओर एक ऊंची दीवार खड़ी कर लेना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस शोध सामग्री में इसे बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाया गया है कि बाउंड्री का मतलब दूरी बढ़ाना नहीं है, बल्कि बाउंड्री का मतलब रिश्ते में स्पष्टता लाना है। स्पष्टता यानी क्लैरिटी? हाँ। तो असल में बाउंड्री अपने लिए कुछ नियम तय करना है। इसे अगर आसान शब्दों में डिकोड करें तो इसका अर्थ कुछ ऐसा होगा, मैं इस रिश्ते में अपना 100% प्रयास करूंगी लेकिन खुद को थकाकर ओवर एफर्ट नहीं करूंगी। बिल्कुल। मैं सामने वाले को पूरा सम्मान, पूरा प्यार दूंगी लेकिन बदले में अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करूंगी और किसी भी तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। यही असली बाउंड्री। जब ये स्पष्टता आ जाती है तो इंसान रिश्ते में मौजूद तो रहता है लेकिन अपनी शर्तों पर और अपनी डिग्निटी के साथ। वो रिश्ते के बहाव में खुद को खो नहीं देता। और यही स्पष्टता एक रिश्ते को चॉइस यानी एक विकल्प बनाती है, कोई मजबूरी नहीं। अगर कोई इंसान आपकी कदर नहीं करता, आपके समय और भावनाओं को अहमियत नहीं देता, तो एक इमोशनली इंडिपेंडेंट व्यक्ति उसके पीछे भागने या उससे और ज्यादा जुड़ने की कोशिश नहीं करता। वो रुक जाता है। हाँ, उसे ये समझ आ जाता है कि ये वक्त किसी और से वैलिडेशन मांगने का नहीं है, बल्कि खुद से जुड़ने का है। जब खुशी के लिए इंसान पूरी तरह से खुद पर निर्भर हो जाता है, तभी वो किसी और के साथ एक स्वस्थ, आजाद और खूबसूरत रिश्ते की नींव रख पाने में सक्षम होता है। ये बहुत ही सशक्त और आजाद करने वाला विचार है। अगर आज की इस पूरी गहन चर्चा का निचोड़ निकाला जाए तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि इमोशनल इंडिपेंडेंस यानी भावनात्मक आज़ादी कोई ऐसी जादुई गोली नहीं है जिसे खाया और रातों रात इंसान पूरी तरह से आज़ाद हो गया। नहीं, ये एक सफर है। बिल्कुल, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक ऐसा अभ्यास है जिसे हर दिन करना पड़ता है। अपनी सांसों को नियंत्रित करना, खुद के साथ अकेले वक्त बिताना, अपनी पहचान को मजबूत करना और अपनी बाउंड्रीज का सम्मान करना। इमोशनल आज़ादी हासिल कर लेता है तो दुनिया का कोई भी रिश्ता, कोई भी इंसान या कोई भी परिस्थिति उसे अंदर से तोड़ नहीं सकती। एकदम सही। असली ताकत शारीरिक बल या बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ में होती है। और इस ताकत को, अपने नर्वस सिस्टम के इस रिमोट कंट्रोल को इतनी आसानी से किसी और के हाथों में कभी नहीं सौंपना चाहिए। बिल्कुल नहीं। चर्चा को यहीं विराम देते हुए एक ऐसा विचार सामने आता है जो शायद इन मनोवैज्ञानिक नोट्स में सीधे तौर पर न लिखा हो, लेकिन आज की इस पूरी बातचीत से बहुत गहराई से जुड़ा है। ये एक सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, अगर हमारा समाज बचपन से ही हर इंसान को ये सिखाना शुरू कर दे कि सच्चा प्यार किसी और इंसान में खुद को पूरी तरह से खो देना नहीं है, बल्कि उस रिश्ते के जरिए खुद को पूरी तरह पा लेना है, तो क्या दुनिया भर की रोमांटिक फिल्मों, प्रेम गीतों और कहानियों की प्लॉट पूरी तरह से बदल नहीं जाएंगे? क्या ये संभव नहीं है कि अनजाने में सिर्फ मनोरंजन और रोमांस के नाम पर पीढ़ियों से एक समाज के रूप में भावनात्मक निर्भरता को ही प्यार मानकर सेलिब्रेट किया जा रहा हो? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो प्यार की पूरी परिभाषा को ही चुनौती देता है और हम सबको इस पर गहराई से विचार जरूर करना चाहिए। याद रखिए, इमोशनल इंडिपेंडेंस कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, यह एक प्रैक्टिस है। लेकिन अगर आपने इसे सीख लिया तो यकीन मानिए कोई भी रिलेशनशिप आपको तोड़ नहीं पाएगा। अगर यह पॉडकास्ट वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। हमारे YouTube चैनल टॉक्स विद काउंसलर प्राजक्ता को सब्सक्राइब करें और ऐसे किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।